हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग ईएसआईसी और आरआरबी एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, एन इमरजेंसी रूम नर्स इज असेसिंग ए 22-year-old मेल हु हैज बीन यूजिंग ओपियोइड्स, व्हाट सिम्टम्स इंडिकेट दैट द क्लाइंट हैज ओवरडोज्ड। एक इमरजेंसी रूम में नर्स असिस कर रही 22-year-old मेल को जो कि यूज में लेता है ओपियोइड्स को। यहाँ पर ऐसा कौन सा सिम्टम्स होगा जो कि हमें यह इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर हमें ओपियोइड्स का ओवरडोज हो गया है, ऐसा पता चलेगा। ऑप्शन ए, पिन पॉइंट प्यूपिल्स एंड हाइपोटेंशन। ऑप्शन बी, वॉमिटिंग एंड टैकिप्निया। ऑप्शन सी, प्यूपिलरी डायलिटेशन एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ऑप्शन डी, ट्रिमर्स एंड एटेक्सिया। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, पिन पॉइंट प्यूपिल्स एंड हाइपोटेंशन। चलिए अब हम देखते हैं ओपियोइड ओवरडोज के बारे में। ओपियोइड ओवरडोज ट्रायड होता है, उसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं। सबसे फर्स्ट आता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सेकंड हमको देखने को मिलता है पिन पॉइंट प्यूपिल, और थर्ड होता है अनकॉन्शियसनेस। यह तीनों चीज़ें आ जाती है ओपियोइड ओवरडोज ट्रायड के अंदर। इसी के साथ ही अगर ओपियोइड्स का इंटॉक्सिफिकेशन होता है एक्यूटली, तो उसके अंदर हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हाइपोथर्मिया, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, एपेथी, पिन पॉइंट प्यूपिल, डिले इन रिफ्लेक्सिस एंड कोमा जैसा कंडीशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिम्टम्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, कार्डियक डिप्रेशन एंड ऑप्टिक नर्व एट्रोपी इन मेथेनॉल पॉइजनिंग इज ड्यू टू। मेथेनॉल पॉइजनिंग के अंदर हमको सिम्टम्स देखने को मिलता है सीएनएस डिप्रेशन, कार्डियक डिप्रेशन और ऑप्टिक नर्व एट्रोफी। यह तीनों चीजें किस वजह से होती है? ऑप्शन ए, एसिटिक एसिड। ऑप्शन बी, एसिटाल्डिहाइड। ऑप्शन सी, पायरिडिन। ऑप्शन डी, फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड। चलिए अब हम इसका रेशनल देखेंगे। मिथेनॉल पॉइजनिंग जो होती है, मिथेनॉल हमारी बॉडी के अंदर जाके मेटाबोलाइज्ड होता है और मेटाबोलाइज होने के बाद यह बनाता है फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड। यह दोनों चीज़ें जो होती है वो हाईली टॉक्सिक होती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर मिथेनॉल पॉइजनिंग का कंडीशन हो गया तो हम उससे कैसे ट्रीट करेंगे। इसको ट्रीट करने के लिए एडमिनिस्टर किया जाता है फॉमेपिजोल और इथेनॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सलीम 25-year-old male has been admitted to the intensive care unit following accident. Vowel sounds are audible while auscultating Salim's lung. This indicates एक 24-year-old male सलीम है जिसे कि एडमिट किया गया आईसीयू के अंदर। उसका एक्सीडेंट हुआ था। हम जब ऑस्कल्टेट करते हैं उनके लंग्स को तो हमें वॉवेल साउंड जो होता है वो ऑडिबल होता है। यह चीज़ हमें क्या इंडिकेट कर रही है? ऑप्शन ए, रप्चर्ड लिवर। ऑप्शन बी, रप्चर्ड लंग्स। ऑप्शन सी, डायफ्राग्मेटिक इंजरी। ऑप्शन डी, रप्चर्ड आउटा। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, डायफ्राग्मेटिक इंजरी। हमारी बॉडी के अंदर डायफ्राम जो होता है वो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग करता है। अगर किसी रीजन से डायफ्राम के अंदर इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल कंटेंट जो है हमारा वो चेस्ट कैविटी में चला जाएगा। जैसे कि बॉवेल है वो चेस्ट कैविटी में चला गया तो उसकी वजह से बॉवेल मूवमेंट होगा और हमें ऑडिबल साउंड देखने को मिलेगा लंग्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्रेशन ऑफ ब्लीडिंग कैरोटिड आर्टरी इमीडिएटली लीड्स टू। ब्लीडिंग कैरोटिड आर्टरी जो है उसे कंप्रेस करेंगे तो इमीडिएटली क्या हमें देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए, वॉमिटिंग। ऑप्शन बी, स्ट्रोक। ऑप्शन सी, ब्लाइंडनेस। ऑप्शन डी, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, स्ट्रोक। वॉमिटिंग, ब्लाइंडनेस और लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल जो है वो हमारा यहाँ पर एसोसिएट नहीं करता है कैरोटिड आर्टरी इंजरी के साथ। चलिए अब हम इसका रेशनल देखेंगे। अगर हम कंप्रेस करेंगे कैरोटिड आर्टरी को तो उसकी वजह से जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होगा। यह क्लॉट जो होता है वो ब्रेन के अंदर स्मॉलर ब्लड वेसल्स जो होती है वहाँ पर ट्रैवल करेगा और उनको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से इस्चेमिक स्ट्रोक डेवलप हो सकता है। दूसरा रीज़न यह भी है कि जब भी हम कंप्रेस करते हैं कैरोटिड आर्टरी को तो उसकी वजह से ब्रेन के अंदर जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स जो होती है उन्हें एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से सेल डैमेज होगी और डेथ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट प्रेजेंटिंग टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद कंप्लेंट्स ऑफ चेस्ट पेन एग्रावेटेड बाय कफिंग एंड रिलीव्ड बाय सिटिंग अपराइट मे हैव एडिशनल फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग ऑफ। एक पेशेंट है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, उनका कंप्लेन है चेस्ट पेन का जो कि एग्रावेट होता है कफिंग के साथ और सिटिंग अपराइट से वो रिलीव हो जाता है। हमें यहाँ पर यह पूछा गया कि ऐसा कौन सा एडिशनल फिजिकल एग्जामिनेशन है जो कि इस कंडीशन में हमें फाइंड आउट होगा। ऑप्शन ए, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। ऑप्शन बी, पल्सस पैराडॉक्सिस। ऑप्शन सी, क्रैकल्स। ऑप्शन डी, विजिंग।
करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए पेरिकार्डियल फ्रिक्शन द्रव। यहाँ पर हमारा जो कंडीशन दिया गया है वो कंडीशन हमें पेरिकार्डाइटिस या फिर पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर देखने को मिलता है। इस कंडीशन के अंदर हम जब भी ऑस्कल्टेट करेंगे तो हमें पेरिकार्डियल फ्रिक्शन द्रव साउंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ असेसिंग पेशेंट्स हु कम टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड डिटरमाइनिंग द मैनेजमेंट प्रायोरिटी इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर कि हम पेशेंट्स को असेस करते हैं जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आए और उनका मैनेजमेंट प्रायोरिटीज डिटरमाइन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गवाज, ऑप्शन बी ट्रायाज, ऑप्शन सी लवाज, ऑप्शन डी कॉलाज। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ट्रायाज। ट्रायाज के अंदर क्या होता है, हम पेशेंट्स को सॉर्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी फॉर ट्रीटमेंट, इवैक्यूएशन और ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर हम उन्हें 3 कैटेगरी के अंदर सेपरेट करते हैं। सबसे फर्स्ट आती है इमीडिएट कैटेगरी, सेकंड है अर्जेंट कैटेगरी, थर्ड है डिलेड कैटेगरी। इमीडिएट कैटेगरी के अंदर कैजुअलिटीज आती है जिनके अंदर की इमीडिएट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। अर्जेंट कैटेगरी जो आती है उसके अंदर सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन पॉसिबल है, ऐसी वाली कैजुअलिटी का रिक्वायरमेंट होता है। डिलेड कैटेगरी के अंदर हम उन पेशेंट्स को रखते हैं जहाँ पर कि हम मेडिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है बट उतनी अर्जेंसी नहीं है, डिले किया जा सकता है उसे, तो वो आता है डिलेड कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ नर्सिंग मॉडलिटी इन विच द प्रिंसिपल आइडिया इज दैट नर्सेज टू बी असाइन टास्क नॉट पेशेंट्स। ऐसा कौन सा टाइप ऑफ नर्सिंग मॉडलिटी है जिसके अंदर की प्रिंसिपल आइडिया यह होता है कि हमें पेशेंट असाइन नहीं करने, हमें टास्क असाइन करना है नर्स को, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टीम नर्सिंग, ऑप्शन बी फंक्शनल नर्सिंग, ऑप्शन सी प्राइमरी नर्सिंग, ऑप्शन डी केस मेथड नर्सिंग। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी फंक्शनल नर्सिंग। फंक्शनल नर्सिंग के अंदर क्या होता है, नर्सेज को एक स्पेसिफिक टास्क असाइन किया होता है, उन्हें वही ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मेडिकेशन नर्स, वो ओनली मेडिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ड्रेसिंग नर्स, आईवी नर्स, ऐसे स्पेसिफिकली टास्क दिया होता है तो वो फंक्शनल नर्सिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, nurse is caring for a client diagnosed with bulimia nervosa. The most appropriate initial goal for a client diagnosed with bulimia nervosa is। एक नर्स जो कि केयर कर रही है बुलिमिया नर्वोसा जिसे डायग्नोस हुआ है उस पेशेंट की। बुलिमिया नर्वोसा वाली कंडीशन के अंदर सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल गोल क्या होता है? ऑप्शन ए एनकरेज टू अवॉइड फूड्स, ऑप्शन बी आइडेंटिफाई एंजाइटी कॉजिंग सिचुएशंस, ऑप्शन सी ईट ओनली 3 meals a day, ऑप्शन डी अवॉइड शॉपिंग प्लेंटी ऑफ ग्रोसरीज। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी आइडेंटिफाई एंजाइटी कॉजिंग सिचुएशन। सबसे फर्स्ट हमें यह पता होना चाहिए कि बुलिमिया नर्वोसा जो होता है उसके अंदर बुलिमिक बिहेवियर जो होता है वो एक मालएडेप्टिव कॉपिंग रिस्पॉन्स है किसी स्ट्रेस या अंडरलाइंग इश्यू के लिए। इसीलिए हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट गोल रहता है कि यह एंजाइटी कॉजिंग इवेंट कौन सा है उसे हम आइडेंटिफाई करें जिसकी वजह से यह सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अगर हमें वो चीज़ आइडेंटिफाई हो जाएगी तो हम दूसरा मेथड अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं कि उससे कैसे डील कर सकता है पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर इज प्रिस्क्राइब्ड व्हाट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू अवॉइड। एक क्लाइंट को प्रिस्क्राइब की गई है मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर मेडिसिन, यहाँ पर हम उस क्लाइंट को क्या चीज़ अवॉइड करने के लिए कहेंगे? ऑप्शन ए प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू सन, ऑप्शन बी इंजेस्टिंग वाइन एंड एज्ड चीज, ऑप्शन सी इंगेजिंग इन एक्टिव फिजिकल एक्सरसाइज, ऑप्शन डी ओवर द काउंटर NSAID मेडिकेशंस। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इंजेस्टिंग वाइन्स एंड एज्ड चीज। जब भी कोई पेशेंट मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर मेडिसिन के ऊपर है तो हम वहाँ पर उनको अवॉइड करने के लिए कहते हैं इंजेस्टिंग वाइन्स एंड एज्ड चीज, क्योंकि इस फूड के अंदर होता है टायरामिन रिच फूड होते हैं जो कि हम मोनोएमाइन ऑक्सीडेज के साथ अवॉइड करने के लिए कहते हैं। यह जो होता है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है जिसकी वजह से हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो कि इमरजेंसी सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर इंक्लूडेड इन सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर एक्सेप्ट। निम्न में से सारी कंडीशंस जो है वो हमारी सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के अंदर इंक्लूड होती है सिवाय एक के। ऑप्शन ए कन्वर्जन डिसऑर्डर, ऑप्शन बी बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, ऑप्शन सी पेन डिसऑर्डर, ऑप्शन डी एनोरेक्सिया नर्वोसा। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है वो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के अंदर नहीं आता है, यह आता है ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है कन्वर्जन डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, पेन डिसऑर्डर, इसके अलावा आता है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक्सेट्रा।